हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th कॉन्स्टिट्यूशंस निर्माण यानी संविधान निर्माण कॉन्स्टिट्यूशंस डिजाइन का थर्ड लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा गठित हो गई तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कैसे निर्मित हुआ, तो इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का प्रारूप बनाया, फिर उसमें वाचन हुए और उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। आज हम लोग इस प्रक्रिया को इस वीडियो पर देखेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन है 29 अगस्त 1947 यानी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को यह ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई या कहें प्रारूप समिति का गठन किया गया। ओके, इसमें कुल 7 मेंबर थे यानी 7 मेंबर यानी 7 सदस्य थे। टोटल कितने मेंबर्स थे या सदस्य थे? टोटल मेंबर्स की संख्या 7 यानी इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 में पहले नंबर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस समिति के यानी इस प्रारूप कमेटी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति है, इस समिति के ये अध्यक्ष यानी कि इसके चेयरमैन या कहें प्रेसिडेंट। इसके अलावा इनके अलावा यहाँ पर जो 6 मेंबर थे उनके बारे में जानना, 6 मेंबर उनके नाम जानना है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर पहले मेंबर थे। सेकंड में कहें तो एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी ये सेकंड मेंबर थे। थर्ड मेंबर की बात करेंगे के एम मुंशी, के एम मुंशी। इसके बाद चौथे जो इसके मेंबर थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके जो 5वें यानी 6वें मेंबर थे अध्यक्ष को छोड़कर, उनका नाम था बी.एल. मित्तल, बी.एल. मित्तल। इनमें एक चीज याद रखना है, बीच में इनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के कारण इनकी जगह बी.एल. मित्तल की जगह एन माधव राव कौन आते हैं? एन माधव राव आ जाते हैं। जो 7वें सदस्य हैं उनका नाम है टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी। और ये भी बीच में अपना पद छोड़ देते हैं, इसलिए टी कृष्णामाचारी की जगह डी.पी. खेताना कौन आते हैं? डी.पी. खेताना। तो देखिए, आपको कहने के लिए है आपको 7 मेंबर याद करने हैं, 7 2 9 याद करने हैं। इन दोनों को हमने लास्ट में लगाया है जिससे आपको याद करने में आसान रहे कि बी.एल. मित्तल के स्थान पर एन माधव राव आए और टी कृष्णामाचारी के स्थान पर डी.पी. खेताना। ठीक है, अब इसमें जो मूल चीज है वो आपको समझना है। 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे, कुल कितने सदस्य थे? तो आप कितना बताएंगे? 7। ऊपर बताया गया प्रारूप समिति 7 सदस्यीय यानी 7 मेंबर की कमेटी है। ओके, लेकिन आपसे पूछा जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष को छोड़कर या भीमराव अंबेडकर को छोड़कर मेंबर कितने थे? तो जब हम भीमराव अंबेडकर को छोड़ दिए अन्य मेंबर कितने हो गए? 6। ओके, कुल मेंबर कितने थे? तो 7, लेकिन प्रेसिडेंट को छोड़कर कितने मेंबर बचे? तो आपको बताना है फिर 6 मेंबर बचे। ओके,
अब इस जो ये टीम है, इस टीम को काम दिया गया कि वह बी.एन. राव की सलाह पर, बी.एन. राव की सलाह पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का एक प्रारूप यानी मॉडल तैयार करें। ठीक है ना। तो इस प्रारूप समिति ने बी.एन. राव के नेतृत्व में, इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान के कानूनी सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव के नेतृत्व में इस कमेटी ने भारतीय संविधान का एक मॉडल तैयार किया और उस मॉडल को 28 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, यानी एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को 28 फरवरी 1948 को बनाकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि ये आपका एक मॉडल है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रत्येक फीचर्स पर, प्रत्येक विशेषता पर, प्रत्येक आर्टिकल्स पर सभी मेंबर चर्चा करेंगे, यानी कि डिबेट्स करेंगे। डिबेट्स के बाद 2/3 यानी 2/3 बहुमत से उसे पारित करेंगे, तब उसे स्वीकार माना जाता है। तो संविधान निर्माण के कार्य में 3 वाचन होते हैं, यानी 3 स्पीच होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसको देखते हैं कि ये संविधान सभा के समक्ष रखा गया, तो संविधान सभा इसमें कैसे अपने 3 वाचन पूरी करती है। इसको हटाते हैं, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशंस की एक डिजाइन मॉडल बनकर आ गया और वो मॉडल संविधान सभा को दे दिया गया। अब संविधान निर्माण में 3 वाचन होते हैं। पहला कहलाता है प्रथम वाचन यानी फर्स्ट स्पीच, दूसरा कहलाता है द्वितीय वाचन यानी सेकंड स्पीच, और तीसरा कहलाता है तृतीय वाचन यानी कि थर्ड स्पीच। फर्स्ट वाचन क्या होता है? संसद में जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करना, प्रेजेंट कर देना ही फर्स्ट वाचन होता है। तो ये जो फर्स्ट वाचन का टाइम था वो कब से चला? 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच हमारा फर्स्ट वाचन चला और इस वाचन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया गया। सेकेंड वाचन में क्या होता है कि हर एक पार्ट पर, हर एक पॉइंट पर डिबेट्स करनी है और डिबेट्स एक लंबी डिबेट्स होती है। तो याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस पर कितने दिन डिबेट्स हुई थी? 114 दिन डिबेट्स हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी। और ये शुरू कब से हुई? 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और चलती है 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी 114 दिन डिबेट्स चलती है। इसमें वही बताए कि हर एक पॉइंट पर सभी डिबेट्स करने के बाद 2/3 बहुमत से पारित करते हैं और अंतिम में जब सभी पार्ट तय हो गए, संशोधित कर लिए गए, तो अंतिम में फिर से कॉन्स्टिट्यूशंस को थर्ड वाचन होता है जिसमें लैंग्वेज संबंधी कुछ समस्याएं आदि को निपटाया जाता है। तो थर्ड वाचन हमारा 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को जो अंतिम रूप दिया गया वो डेट थी 26 नवंबर 1949। आपसे पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को कब डिजाइन किया गया, यानी भारतीय संविधान को कब निर्मित किया गया, तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को डिजाइन किया गया या फाइनल रूप उसको दिया गया। अब आगे जानते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माण में कुल कितना समय लगा। 2 ईयर 11 मंथ 18 दिन, यानी 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा। अगर हम खर्च की बात करते हैं, कितना व्यय किया गया, इन्वेस्ट किया गया, तो 63,96,729 रुपये कॉन्स्टिट्यूशंस
डिजाइन में खर्च किया गया। इस संविधान के निर्माण कार्य में इतने रुपए का खर्च हुआ या इतना इसका खर्च किया गया। एक चीज अलग समझना है, ये जो हमने बताया कि 114 दिन डिबेट्स चला, तो 114 दिन की चर्चा जो हुई थी उसे कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली डिबेट्स के नाम से एक खंड प्रकाशित किए गए, 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली डिबेट्स, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली डिबेट्स के नाम से 114 दिन की जो डिटेल है वो इसी में है। और ये जो पुस्तक है ये 12 खंडों में प्रकाशित है, यानी 12 खंडों में इस पूरे 114 दिन के डिबेट्स की कहानी प्रस्तुत की गई है। तो आपको बता दिया गया, डिबेट्स की चर्चा आपको देखना है तो कहाँ मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली डिबेट्स में मिलेगी। ये बता दिया गया समय कितना लगा और खर्च कितना लगा। अब आगे देखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो था वो बना तो 26 नवंबर 1949 को है, लेकिन इसे लागू कब किया गया, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और क्लास 10th में आप उसे पढ़ेंगे। अभी हम साल्ट में उसको आपको बता देते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी इंडियन रिवॉल्यूशंस जब चल रहा था तो 1929 यानी 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर समिट हुआ। और उस समिट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की, इंडियंस के लिए यह घोषित किया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया। और पूर्ण स्वराज घोषित करते हुए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वराज दिवस मनाया जाएगा। परिणाम क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को जब पूरे देश में स्वराज्य मनाने का डिसीजन लिया गया तो पहली बार भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस या स्वराज्य दिवस को कब मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 को। तो इस डेट को यादगार बनाने के लिए हम कैसे 26 जनवरी को याद रखेंगे, क्योंकि स्वतंत्र तो देश 15 अगस्त को हो गया, स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त को मनाने लगे। तो इस तिथि को यादगार बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ओके, एक बात और अलग से बची है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना उस कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर साइज या डिजाइन देखें तो जो उसका रूप दिया गया उसमें 22 भाग शामिल किए गए, पार्ट, 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, ठीक ना। और जब संविधान बना था तो उसमें कुल 8 अनुसूचियां, जो शेड्यूल्स हैं वो 8 थे, लेकिन वर्तमान में ये शेड्यूल्स कितनी हो चुकी हैं, 12 अनुसूचियां। तो याद रखना है हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और वर्तमान में 12 शेड्यूल अनुसूचियां हैं, और पहले कितनी थी, 8 थी। तो आज का ये वीडियो यहीं तक आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के बारे में बता दिया गया है। अगले चैप्टर में आप प्रम्बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर देखेंगे अगले लेक्चर्स में। आज यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।